हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग ने डॉक्टर रंजीत सर से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दी है, तो जिसमें हमने एक वीडियो डॉक्टर रंजीत सर का डाल दिया है प्रैक्टिस सेट, जो मॉडल पेपर में ही हो गया है। आज हम उसका दूसरा देखने जा रहे हैं मॉडल पेपर। ये हमारा मॉडल पेपर 8 है। ओके, अगर आपने अभी तक पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको इन सब का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हिना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन हो जाइए। ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रेनेसेंस मीन? रेनेसा का मतलब क्या होता है? तो रेनेसा का क्या मतलब होता है? रेनेसा मतलब होता है कि रीबर्थ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रेनेसेंस मतलब ये होता है रीबर्थ। रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म, किसी चीज़ का पुनर्जन्म। तो किसका किसका पुनर्जन्म हुआ था? जैसे रीबर्थ हुआ था, फ्रेंच में हुआ था। कल्चर, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, इन सब का क्या 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 हुआ था? रिवाइवल हुआ था, पुनर्जन्म हुआ था, रीबर्थ हुआ था। ओके, नेक्स्ट, रेनेसेंस वाज रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशिएंट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेनेसेंस वाज रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशिएंट। जो रेनेसेंस थे, जो रेनेसा था, वो प्राचीन के क्लासिकल लर्निंग का रीबर्थ था। तो क्या क्या इसमें आते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रीक भी उसमें आता है, रोमन भी आता है एंड इटालियन भी आता है, तीनों आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि रेनेसेंस, जो रेनेसा प्राचीन के क्लासिकल लर्निंग का रिबर्थ था, जिसमें आपका ग्रीक भी था, ग्रीक का भी रिबर्थ हुआ, इटालियन का, रोमन का। नेक्स्ट, इन विच कंट्री रेनेसेंस टुक बर्थ? किस कंट्री में रेनेसा जन्म लिया? तो यहाँ पे किस कंट्री में रेनेसा जन्म लिया? हमको क्या करना है यहाँ पे? ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है सेकंड वाला, जो रेनेसेंस जो था, रेनेसा प्राचीन के क्लासिक लर्निंग का रिबर्थ था, मतलब वहाँ के क्या था कि रेनेसा के जो स्कॉलर्स थे उनका क्या मानना था, रेनेसा के स्कॉलर के, कि लैटिन हो या इटालियन हो या ग्रीक हो या फिर कोई लिटरेरी, साहित्यिक, हिस्टोरिकल, इस सब में पुनः क्या करना था, उनको पुनः प्राप्त करना था। और उसका अध्ययन करने के लिए वो बहुत रुचि रखते थे। किसमें? लैटिन में भी। लैटिन में वो चाहते थे कि रीबर्थ हो, जो वहाँ के रेनेसा का जो स्कॉलर्स थे, लैटिन, इटालियन, ग्रीक एंड लिटरेरी, हिस्टोरिकल, ये सब में वो क्या करते थे? पुनः प्राप्त करना चाहते थे और उसको अध्ययन करने के लिए बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट रखते थे। ओके, नेक्स्ट, इन विच कंट्री रेनेसेंस टुक बर्थ? किस कंट्री में रेनेसा जन्म लिया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? इटली में। सबसे पहले रेनेसा किस कंट्री में आया, किस देश में आया? तो इटली में आया। तो कब आया? 14th सेंचुरी में आया रेनेसा, 14th सेंचुरी में आया। ओके, और कहाँ पे आया? इटली में तो आया। इटली का एक फ्लोरेंस शहर है, फ्लोरेंस, क्या है? फ्लोरेंस, इटली का एक फ्लोरेंस सिटी है ये, इसी में 14th सेंचुरी में रेनेसा आया है। तो जब भी कभी क्वेश्चंस रेनेसा से आते हैं इस तरह के, कि रेनेसा जन्म कहाँ लिया था? इटली में तो लिया था। कौन सी सेंचुरी में? 14th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में लिया था। और इटली के किस शहर में लिया था? तो इटली के फ्लोरेंस शहर में। किस में? फ्लोरेंस सिटी में। तो सिंपली है, रेनेसा कहाँ जन्म लिया था? रेनेसा इटली के फ्लोरेंस सिटी में जन्म लिया था। कब? 14th सेंचुरी में। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम अ सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर? मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा देश ग्रीक, मतलब ग्रीक स्टडी और क्लासिकल जो कल्चर है उसका केंद्र बना। कौन सा देश ग्रीक स्टडी यानी कि ग्रीक अध्ययन और शास्त्रीय संस्कृति का केंद्र बना? कौन सा देश? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, इटली ही बना। ठीक है, नेक्स्ट, रेनेसेंस मूवमेंट गिव अ न्यू कंसेप्शन ऑफ मैन, व्हाट वाज दैट कंसेप्शन?
जो रेनेसा का मूवमेंट था वो ह्यूमन को क्या दिया, एक नया कंसेप्शन दिया, मतलब एक नई अवधारणा देता है। वह अवधारणा क्या है, ये पूछ रहा है कि जो रेनेसा का मूवमेंट था वो एक न्यू कॉन्सेप्शन दिया था किसको, ह्यूमन को, मनुष्य को एक नई अवधारणा देता है। व्हाट वाज दैट कॉन्सेप्शन, वह धारणा क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी, ह्यूमनिज्म। तो वह अवधारणा क्या थी, ह्यूमनिज्म की। ह्यूमनिज्म मीन्स क्या होता है, मानवतावाद। ओके, नेक्स्ट, ह्यूमनिज्म इज अप्लाइड टू द रिवाइवल। क्या कह रहा है कि ह्यूमनिज्म इज अप्लाइड टू द रिवाइवल, मतलब जो मानवतावाद है, जो ह्यूमनिज्म है वो रिवाइवल पर लागू होता है। रिवाइवल मीन्स क्या होता है, पुनर्जन्म या पुनः परिवर्तन, ऐसा कुछ। तो क्या है, ह्यूमनिज्म रिवाइवल पर लागू होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्लासिकल लिटरेचर, शास्त्रीय जो साहित्य है इस पर। नेक्स्ट, विच मूवमेंट मार्क्स ग्रेट चेंज इन ग्रेट आउटलुक। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा मूवमेंट परिवर्तन को मार्क करता है, जो क्या है, एक समान आउटलुक में, मतलब आउटलुक में क्या होता है, दृष्टिकोण। कौन सा मूवमेंट परिवर्तन को चिन्हित करता है समान आउटलुक में, मतलब जनरल दृष्टिकोण में कौन सा मूवमेंट परिवर्तन को चिन्हित करता है। तो ऑब्वियसली चेंज कौन करता है, रेनेसेंस, वही आता है तभी जाके सारी चीज़ों में क्या हो जाता है, रिबर्थ हो जाता है, चेंज होने लगता है। रिबर्थ मतलब चेंज ही होना, हर चीज़ में चेंज होना, चाहे वो फ्रेंच में हो, कल्चर हो, आर्टिस्टिक हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, साइंस हो, इन सब में क्या हो जाता है, चेंज होता है। जैसे रेनेसा आया इन सब में चेंजेस होने लगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेनेसेंस। नेक्स्ट, इन विच कंट्री द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस। यहाँ पे कह रहा है कि किस कंट्री में प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जर्मनी में। तो इसका क्या था, जर्मनी में 1440 के अराउंड गोल्ड स्मिथ जोहान्स गटनबर्ग, राइटर कौन है, किन्होंने इन्वेंट किया था, आप लोग लिख लीजिएगा, गोल्ड स्मिथ जोहान्स गटनबर्ग, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट किया था। एक मिनट, यहाँ पे करेक्ट आंसर जर्मनी हो जाएगा। जो राइटर है उनका क्या नाम है, गोल्ड स्मिथ जोहान्स गटनबर्ग, गुटेनबर्ग। तो यही राइटर थे, ये जर्मनी के राइटर हैं। इन्होंने 1440 यानी कि 1440 के अराउंड इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट किया था जर्मनी में। ठीक है, इन्होंने प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का शुरुआत भी की थी। तो जब भी बात यहाँ पे आ जाए कि सबसे पहले विच कंट्री इन्वेंशन प्रिंटिंग प्रेस, कौन सी कंट्री में ये आया था, कौन सी कंट्री में आपका प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुआ था, तो आप जर्मनी में जाएंगे। और किसने किया था, तो गोल्डस्मिथ जोहान्स गटनबर्ग ने किया था प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट। ओके, और हमारा जब बात विलियम कैक्सटन की आ जाती है, हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विलियम कैक्सटन एक इंग्लिश मर्चेंट, डिप्लोमेट और राइटर थे। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। कहाँ पे, इंग्लैंड में। कब किया था, 1476 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्वेंट किया था, जोहान्स गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया था। और जो विलियम कैक्सटन है, इन्होंने इन्वेंट कहाँ किया था, जर्मनी में किया था। जोहान्स गुटेनबर्ग, जो गोल्डस्मिथ जोहान्स गुटेनबर्ग जो थे, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को जर्मनी में इन्वेंट किया था। और जो आपके विलियम कैक्सटन हैं, वो इंट्रोड्यूस किए थे इनको, प्रिंटिंग प्रेस को, कहाँ पे, इंग्लैंड में वो किए थे। कब किए थे, 1476 में किए थे। तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, नेक्स्ट, इन रेनेसांस मूवमेंट विच थिंग गेव इट्स ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेनेसांस मूवमेंट में, इन रेनेसांस मूवमेंट विच थिंग गेव इट्स ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, रेनेसांस मूवमेंट में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट की है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस, ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट, हु फर्स्ट यूज एंड डिफाइन द टर्म रेनेसांस। रेनेसा को सबसे पहले यूज किसने किया और डिफाइन, परिभाषित किसने किया।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जूल्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जूल्स मेशेलेट। तो इन्होंने सबसे पहले यूज किया था और डिफाइन किया था। 18th सेंचुरी में सबसे पहले ये आपका रेनेसेंस यूज हुआ था। बाद में इसको पॉपुलराइज किसने किया था? जूल्स मेशेलेट ने किया था। जूल्स मेशेलेट ने कब किया था? ये कहाँ के हैं राइटर? ये आपके फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। और इन्होंने, ये एक 19th सेंचुरी राइटर है। ये एक 19th सेंचुरी राइटर हैं और इनका एक वर्क था हिस्टोरी डी फ्रांस। इनका एक वर्क था हिस्टोरी डी फ्रांस जो 1850 में आया था। उसमें उन्होंने क्या किया था? इस रेनेसा का वर्ड यूज किया था और उसे डिफाइन किया था। तो कभी भी पूछा जाए ये, तो रेनेसा का वर्ड यूज और डिफाइन किसने किया था? तो जूल्स मेशेलेट ने किया था। कहाँ किया था? अपने एक वर्क हिस्टोरी डी फ्रांस, जिसे हिस्ट्री ऑफ फ्रांस भी कहते हैं। तो हिस्टोरी डी फ्रांस, उसमें उन्होंने किया था। वो वर्क कब आया था? 1855 में आया था। और जूल्स मेशेलेट कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इनका एक फ्रांसिस वर्क भी था, यही हिस्टोरी डी फ्रांस। ओके, उसमें उन्होंने रेनेसा का वर्ड यूज किया था। तो जूल्स मेशेलेट क्या हो जाते हैं? जूल्स मेशेलेट वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन टू यूज एंड डिफाइन द वर्ड रेनेसेंस। ओके, तो ये फर्स्ट हिस्टोरियन थे जिन्होंने रेनेसा को यूज भी किया और डिफाइन भी किया। कहाँ किया? ये याद जरूर रखिएगा, कहाँ किया? अपने वर्क हिस्टोरी डी फ्रांस में किया उन्होंने। हिस्टोरी डी फ्रांस में किया और उनका वर्क कब आया था? 1855 में आया था। नेक्स्ट, this term is an act of creating in someone's mind an idea that a person will associate with the past experience. It is an act of telling stories that are set in the real world. It is, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कह रहा है कि दिस टर्म इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग इन समवन्स माइंड। ये शब्द जो है, यहाँ पे कह रहा है कि ये टर्म जो है, ये किसी दिमाग में एक विचार पैदा करने का एक कार्य है। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो टर्म है, ये किसी के दिमाग में एक विचार पैदा करने का, एक विचार क्रिएट करने का एक कार्य है, एक एक्ट है। आगे क्या कह रहा है? दैट अ पर्सन विल एसोसिएट विद द पास्ट एक्सपीरियंस, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है? अपने पिछले अनुभव से जोड़ देता है। जिसे व्यक्ति अपने पिछले पास्ट एक्सपीरियंस से क्या कर देता है? जुड़ जाता है। आगे क्या कह रहा है? इट इज़ एन एक्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज दैट आर सेट इन द रियल वर्ल्ड। क्या कह रहा है? ये है वास्तविक दुनिया में, ये एक रियल वर्ल्ड में कहानियाँ कहने का कार्य है, टेलिंग स्टोरीज बताने का एक्ट है। तो इसे क्या कहेंगे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 11 का सी। क्या हो जाएगा? ममीसिस। इसको क्या बोलते हैं? ममीसिस। ममीसिस मीन्स क्या होता है? अनुकरण करना या नकल करना। कला और साहित्य में वास्तविक दुनिया का जो नकल करते हैं, प्रतिनिधित्व होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ममीसिस। ओके, नेक्स्ट, Aristotle defined the following term as a means of mimesis or imitation by means of language, rhythm and harmony. It is, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अरिस्टोटल ने निम्नलिखित शब्द को, जो ये टर्म है, अरिस्टोटल ने निम्नलिखित शब्द को लैंग्वेज मीन्स भाषा, लैंग्वेज, रिदम मीन्स क्या होता है? लय, और हार्मनी मीन्स क्या होता है? सामंजस्य। तो अरिस्टोटल ने निम्नलिखित शब्द को लैंग्वेज, रिदम और हार्मनी के माध्यम से नकल के साधन के रूप में परिभाषित करता है अरिस्टोटल क्या करता है? जो आपकी ये टर्म है जो आपका टर्म है, इस शब्द को लैंग्वेज, रिदम यानी कि भाषा, लय और सामंजस्य के साधन के रूप में परिभाषित करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? बी, पोएट्री। इट इज, यह क्या है? यह एक पोएट्री है। नेक्स्ट, इन दैट 3 ways does Aristotle differentiate various art forms from one another। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि अरिस्टोटल ने किन 3 तरीकों से विभिन्न कला रूपों को एक दूसरे से अलग करता है। मतलब किन 3 तरीकों से अरिस्टोटल ने क्या कह रहा है कि किन 3 तरीकों से विभिन्न कला रूपों को एक दूसरे से अलग करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डी, बाय द मीडियम, ऑब्जेक्ट एंड मैनर ऑफ इमिटेशन। मतलब माध्यम, वस्तुओं और अनुकरण के तरीकों से
इन तीनों तरीकों से अरिस्टोटल क्या करते हैं, वो अलग करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। मतलब जो डायरेक्ट एड्रेस होता है किसी डेड पर्सन को या फिर किसी एब्सेंट को या किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया को, ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो डायरेक्ट एड्रेस करता हो किसी डेड को, किसी एब्सेंट को या किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या फिर आइडिया को। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपिस्ट्रॉफी है। नेक्स्ट, what is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by words apparently। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब वास्तविक अर्थ उसके ठीक विपरीत होता हो, जिसे शब्दों द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जब वास्तविक शब्द, मतलब कह रहा है व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच, फिगर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, व्हेन द रियल मीनिंग एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट, जब वास्तविक, यहाँ पे क्या कह रहा है, जब वास्तविक अर्थ उसके ठीक विपरीत होता हो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दैट विच इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स एपरेंटली, जिसे शब्दों द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। तो ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आयरनी। नेक्स्ट, व्हाट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। पूरे अरब की परफ्यूम भी इस मेरे जो लिटिल हैंड है इसको महका नहीं सकता है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या कह रहा है, बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, ओवर स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरबोल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ओनोमेटोपिया। निम्नलिखित में से कौन सा ओनोमेटोपिया है। तो कैरी मिस ले जाना होता है, बियर मिस सहना या भालू होता है, फियर मिस डर होता है। तो बग एक प्रकार का क्या होता है, इंसेक्ट होता है, जब वो बोलता है उसी की साउंड से रिलेटेड है यहाँ पे ओनोमेटोपिया। तो 17 का क्या हो जाएगा हमारा, डी। नेक्स्ट, in poetics Aristotle says that tragedy involves the downfall of a hero and that downfall are affected by some error on the part of the hero. The error is defined as the missing the mark, it is called, इसे क्या कहते हैं, मतलब पोएटिक्स में अरिस्टोटल का कहना है कि ट्रेजिडी में जो हीरो होता है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पोएटिक्स में अरिस्टोटल का कहना, अरिस्टोटल कहते हैं कि जो ट्रेजिडी में जो हीरो होता है उसका जो डाउनफॉल होता है, उसका जो पतन है वो शामिल होता है। और आगे क्या कह रहे हैं कि और जो हीरो की ओर से किसी गलती से नीचे गिरना यह प्रभावित है, मतलब हीरो की गलती से उसका नीचे गिरना ये कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, प्रभावित है। आगे क्या कह रहा है कि द एरर इज डिफाइंड एज द मिसिंग द मार्क। यहाँ पे क्या कह रहा है कि गलती को द मिसिंग द मार्क के रूप में डिफाइन किया गया है। तो ऐसे में उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, हमार्शिया, ट्रेजिफ्ला। नेक्स्ट, it is recognition or recovery, it is the moment when the hero passes from ignorance to knowledge, it is a sudden recognition of some fact about ourselves, it is। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये एक रिकग्निशन है, मतलब एक मान्यता है, या फिर रिकवरी मतलब पुनः प्राप्ति है। इट इज़ द मोमेंट, यह एक मोमेंट है, व्हेन द हीरो पासेस फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, जब हीरो अज्ञान से ज्ञान की ओर जाता है। जब इग्नोरेंस मीन्स क्या होता है, ज्ञान, नॉलेज मीन्स ज्ञान, जब हीरो अज्ञान से ज्ञान की ओर जाता है। आगे क्या कह रहा है, इट इज़ अ सडन रिकग्निशन ऑफ सम फैक्ट अबाउट आवर सेल्फ। आगे कह रहा है कि हमारे स्वयं के बारे में किसी फैक्ट की अचानक पहचान है, तो उसे क्या कहते हैं, इट इज़, ये है क्या। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, एनेग्नोरिसिस। नेक्स्ट, दिस फेमस टर्म इज एक्सप्लेन्ड एज purgation or purification, it is a release of built up emotional energy, it is। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये फेमस टर्म जो है आपका, ये फेमस टर्म ये एक्सप्लेन होता है क्या, एक पर्गेशन और प्यूरिफिकेशन। मतलब पर्गेशन मीन्स क्या होता है, शुद्धिकरण,
प्यूरिफिकेशन मतलब ये शुद्धिकरण ही होता है, शुद्धि। तो ये एक फेमस टर्म है, ये एक फेमस शब्द है जो एक्सप्लेन किया जाता है एज ए परगेशन, मतलब एज ए शुद्धिकरण और शुद्धि। इट इज़ अ रिलीज ऑफ बिल्टअप इमोशनल एनर्जी। इसमें क्या होता है, हमारी जो इमोशनल एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। जैसे कि हम मूवी वगैरह देखते हैं या सीरियल वगैरह देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई भी सैड मोमेंट आता है उसमें, तो हम क्या कर देते हैं, उसमें हम रो देते हैं, हमारे आंसू निकल जाते हैं, जो हमारी इमोशनल एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैथारसिस। कैथारसिस मीन्स क्या होता है, साफ हो जाना। जो हमारे अंदर जितना भी दुख रहता है वो सब हम रो के निकाल देते हैं, वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। नेक्स्ट, दिस टर्म इज डिफाइंड एज अ रिवर्सल either from good to bad या और bad to good. It is turning point in the action when things begin to move toward a conclusion. This term is, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे this term is defined as a reversal either from good to bad. यहाँ पे कह रहा है कि इस शब्द को, ये जो टर्म है ये डिफाइन करता है क्या, एज अ रिवर्सल, मतलब अच्छे, इस शब्द को अच्छे से बुरा या बुरे से अच्छे में, अच्छे के रूप में ये क्या कर रहा है, रिवर्सल कर रहा है, पलट रहा है, उलट रहा है, परिभाषित किया जाता है। आगे क्या कह रहा है, इट इज टर्निंग पॉइंट इन द एक्शन। इस कार्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, मतलब इस एक्शन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। व्हेन थिंग्स बिगिन टू मूव टुवर्ड अ कंक्लूजन, जब चीज़ें किसी निष्कर्ष की ओर बढ़ने लगती है, मतलब जब चीज़ें किसी कंक्लूजन की तरफ बढ़ने लगती है। तो ऐसा टर्म कौन सा है, इस टर्म की यहाँ पे खासियत बता रहा है कि ये टर्म कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी, पेरिपीटिया। पेरिपीटिया क्या होता है, नाटक या जीवन घटित भाग परिवर्तन होता रहता है, पेरिपीटिया। तो ये पेरिपीटिया का ही था। नेक्स्ट, द लिटरेरी आर्ट ऑफ डायमेंसिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रेडिकुलस एंड इवोकिंग टुवर्ड्स द एटीट्यूड्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉर्न इज कॉल्ड। मतलब किसी विषय को, यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी विषय को हास्यास्पद बनाकर, उसे कम करके, उसके प्रति मनोरंजन और तिरस्कार की जो मनोवृत्ति जगाने की साहित्यिक कला क्या कहलाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी, पैरोडी। पैरोडी मीन्स क्या होता है, नकल करना या फिर कोई रेडिकुलस, किसी भी विषय को मतलब क्या बना देना, किसी विषय को रेडिकुलस बना देना और उसे रेडिकुलस बना के उसको कम करके उसके प्रति क्या कर देना, मनोरंजन बढ़ा देना या तिरस्कार को जगाने की साहित्यिक कला क्या कहलाती है, पैरोडी। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म कर्टेन रेजर इंडिकेट इन ड्रामा। ड्रामा में जो कर्टेन रेजर है ये क्या इंडिकेट करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी, अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। मेन प्ले से एक शॉर्ट प्ले जो होता है उसी को बोलते हैं कर्टेन रेजर। नेक्स्ट, 24 का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एवंट गार्डे। एवंट गार्डे का मीनिंग का एक्सप्रेशन क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, एक नई राइटिंग जो इनोवेटिव हो। नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है ये क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पहला ही हो जाएगा, टेक्निक विद डिपिक्ट द इनर थॉट्स एंड फीलिंग। ये वो टेक्निक है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी इनर, अपने आंतरिक जो विचार हैं, जो फीलिंग है उसको क्या करता है, दर्शाता है, डिपिक्ट करता है। नेक्स्ट, अनदर नेम फॉर वर्ड्स लिब्रे इज। वर्ड्स लिब्रे का दूसरा नाम क्या है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, फ्री वर्ड्स भी बोलते हैं और ओपन वर्ड्स भी बोलते हैं या ओपन फॉर्म भी बोलते हैं, ऐसा भी आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही है। वर्ड्स लिब्रे को हम फ्री वर्ड्स भी बोलते हैं, ओपन वर्ड्स भी बोलते हैं, ओपन फॉर्म भी आता है। नेक्स्ट, अरिस्टोटल एक्सप्लेन्स दैट द मीडियम स्पेसिफिक टू पोइट्री इज वन दैट यूजेज व्हाट। यहाँ पे क्या कह रहा है, अरिस्टोटल बताते हैं, अरिस्टोटल एक्सप्लेन करते हैं कि कविता के लिए जो विशिष्ट माध्यम है वह उपयोग करता है। यहाँ पे कहते हैं कि अरिस्टोटल एक्सप्लेन करते हैं कि कविता के लिए जो मीडियम है, जो विशिष्ट माध्यम है वह है जो उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए, लैंग्वेज
एलोन, सिर्फ लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज अरिस्टोटल डिफ्रेंशिएट पोइट्री फ्रॉम प्रोज? अरिस्टोटल पोइट्री और प्रोज को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोइट्री यूजेस रिदम इन द फॉर्म ऑफ मीटर। जो पोइट्री यूज होती है वो रिदम और मीटर में यूज होती है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट पोइट्री पोर्ट्रेस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कविता है जिस वस्तु का चित्रण करती है, द ऑब्जेक्ट पोइट्री पोर्ट्रेस इज व्हाट अकॉर्डिंग, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो कविता है, जो पोइट्री है, वो किस वस्तु का चित्रण करती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, मेन इन एक्शन। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट नेमली happiness is but an occasional episode in the general drama of pain contains the figure of speech called। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? क्या कह रहा है, happiness is but an occasional episode in the general drama of pain। जो हैप्पीनेस है और जो पेन है वो जनरल ड्रामा में एक ओकेजनल एपिसोड है। तो हैप्पीनेस और पेन को क्या कर दिया है, जनरल ड्रामा में एक ओकेजनल एपिसोड बना दिया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटाफर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपिस्ट्रॉफी? इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो एपिस्ट्रॉफी कही जाती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेट्रियोटिज्म व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द पेन इज माइटियर देन शॉर्ट, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिटोनमी। नेक्स्ट, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज इन द मैन इज नो फूल? यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिटोटेज। लिटोटेज में क्या होता है, अगर हम पॉजिटिव बोलते हैं तो उसका नेगेटिव होता है, नेगेटिव बोलते हैं तो पॉजिटिव होता है। और लिटोटेज में आपको कैसे पहचानना है, तो इसमें ज़्यादातर नो या नॉट करके आते हैं। तो जिस भी फिगर ऑफ स्पीच में नो या नॉट आ जाए तो हमारा लिटोटेज ही होता है। नेक्स्ट, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन टू एर हिज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है, टू अपोजिट फ्रेज आते हैं, टू अपोजिट क्लॉज आते हैं, टू अपोजिट सेंटेंस एक साथ रखे जाते हैं, उसे एंटीथेसिस होता है। और ऑक्सीमोरोन क्या होता है, टू अपोजिट वर्ड्स एक साथ आते हैं। नेक्स्ट, द सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्ट फॉर द होल इज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे क्या कह रहा है, द सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्ट फॉर द होल इज। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेनिक्टोची। सेनिक्टोची मतलब इसका हिंदी अगर देखेंगे तो उपलक्ष्य अलंकार। इसमें क्या होता है, जिसमें अंश के लिए पूर्ण अथवा पूर्ण के लिए अंश का प्रयोग होता है तो उसे बोलते हैं सेनिक्टोची। जैसे हम फॉर एग्जांपल समझते हैं, इंडिया ने 6 रन से जीता, इंडिया ने 6 रन से जीता। तो यहाँ पे इंडिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंडिया के जो बेसबॉल के जो टीम है उनकी बात हो रही है। तो हमने टीम की बात ना करके हमने डायरेक्ट इंडिया को ही बोल दिया। तो यही होता है अंश से पूर्ण के लिए और पूर्ण से अंश के लिए। ओके, तो इसे बोलते हैं सेनिक्टोची। नेक्स्ट, द राइमिंग ऑफ वाउल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज नोन एज। तो वाउल साउंड, जहाँ भी आपकी वाउल साउंड की रिपीटेशन होती है वो हमारा कौन सा हो जाता है फिगर ऑफ स्पीच, एसोनेंस। नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन अलोन ऑन अ वाइड शी। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलिट्रेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। जो अथॉरिटी है वो एक डाइंग किंग को भूल गई है। तो अथॉरिटी मीन्स क्या होता है, प्रतिनिधित्व। तो अथॉरिटी को हम ऐसा बोल रहे हैं जैसे अथॉरिटी एक लिविंग पर्सन है, लेकिन अथॉरिटी क्या है, एक नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन हम ऐसा उसको यहाँ पे
सीम कर रहे हैं, प्रतीत कर रहे हैं कि मानो अथॉरिटी क्या है, एक लिविंग पर्सन है, कि वो एक मरे हुए राजा को भूल गई है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम किसी नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग बनाते हैं, एज ए लिविंग यूज करते हैं, तो हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन। जैसे हमने बोल दिया प्यार अंधा है, प्यार अंधा होता है, तो प्यार कोई पर्सन है जो अंधा होता है, नहीं, लेकिन हमने ऐसा बोला प्यार अंधा होता है, मानो कोई पर्सन है, वो कोई लिविंग पर्सन है, हमने बोल दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, प्यार अंधा होता है। ये आपका क्या हो गया, एक नॉन लिविंग चीज़ को हम लिविंग बना देते हैं, ऐसा मानो लगता है कि वो लिविंग पर्सन है, तो हमारा क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, विच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर। किस ऑथर ने रिपोर्ट किया था कि शेक्सपियर एक कंट्री स्कूल मास्टर भी हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 39 का ए, निकोलस रो, जो कब पैदा हुए थे, 1674, और डेथ कब हुई थी, 1718 में। नेक्स्ट, शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन। शेक्सपियर ने लंदन के लिए अपने घर को कब छोड़ा था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1587 में। नेक्स्ट, रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइंड। लंदन पहुंचकर 1587 में शेक्सपियर किससे ज्वाइन हो गए थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पहला ही हो जाएगा, बार्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स में, यहाँ पे ये ज्वाइन हो गए थे। नेक्स्ट, ऑन अगस्त 11, 1596 वन ऑफ शेक्सपियर चिल्ड्रन डाइड एट द एज ऑफ 11। 11 अगस्त 1596 में शेक्सपियर के बच्चों में से एक बच्चे की डेथ हो गई थी जो 11 साल का था। कौन था, तो शेक्सपियर के 3 बच्चे थे। पहली बेटी जो पहली डॉटर थी उनकी सुसैना थी, लास्ट में उनके बाद में उनके ट्विंस बच्चे हुए जूडिथ और हैमलेट। तो 11 साल का हैमलेट ही था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैमलेट। नेक्स्ट, बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड्स दैट विलियम शेक्सपियर बिगिन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर। मतलब किस पीरियड में विलियम शेक्सपियर लंदन में एज ए एक्टर एक सक्सेसफुल करियर उनका हो गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पहला ही है, बिटवीन 1585 एंड 1592। इसके बीच ये क्या हो गए थे, एक सक्सेसफुल करियर इनका बन चुका था एज एन एक्टर के। नेक्स्ट, विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर करियर या लाइफ इज रेफर्ड लॉस्ट ईयर। शेक्सपियर के करियर का कौन सा पीरियड लॉस्ट ईयर कहा जाता है, बाय स्कॉलर्स के द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिटवीन 1585 एंड 1592। ओके, नेक्स्ट, विच प्ले बोर्ड शेक्सपियर नेम एज ऑथर्स फर्स्ट टाइम। कौन सा प्ले बोर्ड करता है शेक्सपियर के नेम का फर्स्ट टाइम, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लव्स लेबर लॉस्ट। नेक्स्ट, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज। शेक्सपियर अपने प्लेज कब लिखते हैं, कब लिखे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, 16th एंड 17th सेंचुरी में। नेक्स्ट, What was the theatre in London that Shakespeare was associated with? लंदन में कौन सा थिएटर था जिससे शेक्सपियर एसोसिएट थे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द ग्लोब। ग्लोब थिएटर ही था जिससे शेक्सपियर एसोसिएट थे, जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ओन बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड। शेक्सपियर की कौन सा, मतलब शेक्सपियर का कौन सा थिएटर था जहाँ शेक्सपियर खुद ही ऑनर थे और उनका मास्टरपीस वहाँ पे परफॉर्म हुआ था, वो कौन सा थिएटर था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोब थिएटर था। ये बिल्ड कब हुआ था, 1599 में। 1598 में इसकी नींव पड़ी थी, 1599 में ये पूरी तरह से बिल्ड हो गया था। शेक्सपियर परचेज शेयर इन द ग्लोब थिएटर इन। शेक्सपियर ने ग्लोब थिएटर में जो शेयर था उसको परचेज कब किया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1599 में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन। तो किंग्समैन जो कंपनी थी इसका पहला नाम क्या था पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613। 1613 में ग्लोब थिएटर के साथ क्या हुआ था,
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट बर्न डाउन, ये जल गया था। उस समय शेक्सपियर का हेनरी VIII प्ले परफॉर्म था जब ये ग्लोब थिएटर में आग लगी थी। अब बाद में रिबिल्ड कब हुआ था, 1614 में, 1614 में। नेक्स्ट, हाउ इज सैम वॉनामेकर कनेक्टेड विथ शेक्सपियर। सैम वॉनामेकर ये शेक्सपियर से कैसे कनेक्टेड थे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, इट वॉज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, इट वॉज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब। नेक्स्ट, वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू। शेक्सपियर रिटायर कहाँ हुए थे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन में। नेक्स्ट, फिफ्टी फोर का देखते हैं। हु ओपाइंस, ओपाइंस मीन्स क्या होता है, मत। देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। ये किसका आपका स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ का है ये स्टेटमेंट। The complete title of the poem Tinton Abbey lies composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visit Tinton Abbey first time? यहाँ पे कह रहा है कि जो इनकी पोएम है, कंप्लीट टाइटल क्या है, टिंटन एबे, लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। वर्ड्सवर्थ यहाँ पे रिविजिट किए थे कब, 1798 में दोबारा गए थे। व्हेन डिड ही विजिट टिंटन एबे फर्स्ट टाइम, तो पूछ रहा है यहाँ पे कि वो पहली बार टिंटन एबे कब गए थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ही, 1793 में वो फर्स्ट टाइम गए थे। सेकेंड टाइम कब गए थे, 1798 में गए थे। अब फोर्थ टाइम कब गए थे, आप लोग बताएंगे फोर्थ टाइम कब गए थे। नेक्स्ट, हु हैज़ कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनिक। वर्ड्सवर्थ को किसने मॉरल यूनिक कहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीबी शैली। नेक्स्ट, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोट्री। किसने वर्ड्सवर्थ को ये क्रिटिसाइज किया है, यहाँ पे क्या कह रहा है, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोट्री। यहाँ पे किसने क्रिटिसाइज किया कि वर्ड्सवर्थ अपनी पोट्री के सिद्धांत को पालन नहीं करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टी.एस. इलियट। इन्होंने ही कहा कि वर्ड्सवर्थ अपने पोट्री के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, विच सोनेट ऑफ ग्रे वर्ड्सवर्थ एग्जामिन इन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स 1802 एडिशन। वर्ड्सवर्थ ने थॉमस ग्रे की कौन सी सोनेट को एग्जामिन किया था, किसमें, लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस में, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, ऑन द डेथ ऑफ द मिस्टर रिचर्ड वेस्ट 1742। नेक्स्ट, हु सेड, किसने कहा था, मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये किसका स्टेटमेंट है, किसने कहा था, तो विलियम ब्लेक ने कहा था। नेक्स्ट, हु प्रेज मिल्टन इन हिज सोनेट लंडन 1802 इन दिस वर्ड्स। किसने अपने सोनेट में मिल्टन की प्रशंसा की है लंदन 1802 में, ये दीज वर्ड्स ये कहकर, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ड अपार्ट, दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हु साउंड वॉज लाइक द शी। ऐसा किसने कहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है टू मिल्टन, जिसका सबटाइटल क्या है, लंदन 1802। ये उन्होंने मिल्टन के लिए लिखा है और ये लाइनें आपके उसी में मिलती हैं। नेक्स्ट, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैज़ यूलाइज्ड मिल्टन इन दीज वर्ड्स। वर्ड्सवर्थ अपने किस पोएम में मिल्टन को ये शब्द कहकर यूलाइज करते हैं। यूलाइज मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रेज का ही सिनोनिम्स है। क्या कहते हैं, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आर, इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी, सी इज अ फेन ऑफ स्टेगनेंट वाटर। मतलब मिल्टन तुम्हें इस समय यहाँ रहना चाहिए, इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है। तो ऐसा कौन कहता है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये किस पोएम में है, वर्ड्सवर्थ तो कहते हैं लेकिन किस पोएम में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन 1802 में, जिसका सबटाइटल क्या है, टू मिल्टन, जिसका सेकंड नाम क्या है, टू मिल्टन। नेक्स्ट, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन इन।
तो ये कब शुरू हुई थी और जो इनकी थी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये कब आया था? तो क्रिसमस डे पे तो आया था, कब आया था? 1629 में आया था। करेक्ट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट, whom डिड मिल्टन कंसिडर हिज मास्टर? मिल्टन किसे अपना मास्टर मानते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडमंड स्पेंसर को वो अपना मास्टर मानते हैं। नेक्स्ट, हु इज गिवन सॉलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस? जस्टिस में किसे पनिशमेंट दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फाल्डर को। नेक्स्ट, इन विच प्ले ऑफ गोल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर? गोल्सवर्दी के किस प्ले में हम विलियम फाल्डर को पाते हैं? तो किस प्ले में है आपका विलियम फाल्डर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस में। ये कब आया है? 1910 में आया है जस्टिस। नेक्स्ट, गोल्सवर्दीज वर्क दैट अर्न हिम नेम एंड फेम वाज? गोल्सवर्दी का कौन सा वर्क है जिससे वो बहुत ज़्यादा नेम और फेम पाए हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला ही है, द फोर साइड सागा। ओके। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ कॉलरिज इंटेंडेड बाय बायोग्राफिया लिटरेरिया? यहाँ पे क्या कह रहा है कि बायोग्राफिया कॉलरिज का जो बायोग्राफिया लिटरेरिया उसका ओरिजिनल नेम क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया इसका ओरिजिनल नेम है। कॉलरिज का जो बायोग्राफिया लिटरेरिया उसका ओरिजिनल नेम है। नेक्स्ट, इन विच चैप्टर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज डिस्कस हिज थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन? अपने किस चैप्टर में, बायोग्राफिया लिटरेरिया के किस चैप्टर में कॉलरिज डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन की? किस में डिस्कस करते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13th चैप्टर में वो थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन की डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टर्म हैज कॉलरिज यूज्ड फॉर द शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर ऑफ माइंड? कौन सा टर्म है जिसको कॉलरिज ने शेपिंग और मॉडिफाइंग पावर ऑफ माइंड के लिए यूज किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? बी। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसिम प्लास्टिक। ओके। पता नहीं इस क्वेश्चन में कुछ डाउट सा लग रहा है। खैर, इस बुक के अकॉर्डिंग तो यही आंसर दिया है। ओके। नेक्स्ट, आप लोग एक मरतबा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का, डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पे। व्हाट टर्म कॉलरिज यूज फॉर द शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर ऑफ माइंड? तो ये इमेजिनेशन है या इसमें प्लास्टिक है, क्या है ये? आप लोग एक मरतबा इसको जरूर देख लीजिएगा। हालांकि इस बुक के अकॉर्डिंग तो बी को आंसर माना है। ओके। नेक्स्ट, who says that the last chapter of the book Biographia Literaria placed Coleridge in the first fight of the critic? कौन कहता है, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया के लास्ट चैप्टर में कौन कहता है प्लेस कॉलरिज इन द फर्स्ट फाइट इन द ऑफ द क्रिटिक? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? अल्बर्ट। नेक्स्ट, कॉलरिज डिस्क्राइब ऑर्डिनरी लैंग्वेज एज? कॉलरिज ने जो साधारण भाषा है उसको डिस्क्राइब किया है किसके रूप में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिंग्वा कॉम्युनिस। नेक्स्ट, कॉलरिज कमेंट्स ऑन वर्ड्सवर्थ व्यू ऑन पोएट्री इन बायोग्राफिया लिटरेरिया इंक्लूडेड? कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ के व्यू पर कमेंट किया है किस पे? बायोग्राफिया लिटरेरिया में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसमें क्या इंक्लूडेड है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन चैप्टर्स 17 to 20 चैप्टर। ये जो वर्ड्सवर्थ पे उन्होंने कमेंट किया था ये बायोग्राफिया लिटरेरिया में कौन से चैप्टर में इंक्लूड है पूछ रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बी हो जाएगा। चैप्टर 17 में, चैप्टर 17 से 20 उसमें वहाँ पे पता चल जाएगा कि वहाँ पे वर्ड्सवर्थ पे उन्होंने कमेंट किया है। ओके। 17 चैप्टर से 20 चैप्टर तक उस बीच में। नेक्स्ट,
इन हिज बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलेज टॉक्स अबाउट द फंक्शन ऑफ अ क्रिटिक। अपने किताब बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलेज ने फंक्शन ऑफ अ क्रिटिक के बारे में बात की है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द फंक्शन ऑफ अ क्रिटिक इज टू, फंक्शन ऑफ क्रिटिक क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इवैल्यूएट भी है और एप्रिसिएट भी है, दोनों है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी एंड, एक मिनट, उनके अनुसार क्या है यहाँ पे? उनके अनुसार आपका क्या है? बी एंड शी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड शी। एप्रिसिएट है और इंटरप्रेट है, ये दोनों है। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, एप्रिसिएट एंड इंटरप्रेट। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट आर टू काइंड। कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और दूसरा क्या होता है? इंटरनल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनल। नेक्स्ट, डिनोटेशन मीन्स। डिनोटेशन क्या होता है? तो डिनोटेशन क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। डिनोटेशन मीन्स क्या होता है? द लिटरल, यहाँ पे क्या कह रहा है? डिनोटेशन मीन्स मतलब द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड, मतलब किसी शब्द का शाब्दिक या प्राथमिक अर्थ। डिनोटेशन मीन्स क्या होता है? अर्थ भी होता है, संकेत भी होता है। जो किसी भावनाओं या विचारों के विपरीत जो वर्ड सजेस्ट करता हो उसी को बोलते हैं डिनोटेशन। किसी शब्द का शाब्दिक या प्राथमिक अर्थ, यहाँ पे बताया है किसी शब्द का शाब्दिक या प्राथमिक अर्थ, इज कॉल्ड डिनोटेशन। ओके, नेक्स्ट, a feeling or idea that is suggested by an particular word although it need not be a part of the word meaning or something suggested by an object or situation। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक फीलिंग, एक विचार, एक फीलिंग या फिर विचार जो कि सजेस्ट करता हो, जो किसी विशेष शब्द द्वारा सजेस्ट किया गया हो, जो कि सजेस्ट किया गया है किसी विशेष शब्द द्वारा। आगे क्या कह रहा है? हालांकि ये शब्द का अर्थ का हिस्सा नहीं है, हालांकि ये जो शब्द है इसके अर्थ का हिस्सा नहीं है, ये या फिर किसी वस्तु या स्थिति द्वारा सजेस्ट किया गया है, या फिर किसी वस्तु या फिर किसी स्थिति के द्वारा ये सजेस्ट किया गया है, तो इसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? कोनोटेशन। कोनोटेशन, कोनोटेशन मीन्स होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। नेक्स्ट, A sudden and surprising action on turn of events especially in a play। आगे क्या कह रहा है कि एक अचानक एक सरप्राइजिंग एक्शन आ जाता है किसी प्ले, किसी नाटक में। जैसे हम लोग मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई सीरियल ही देख लेते हैं, सीरियल का ही दे लेते हैं। जैसे हम सीरियल देखते हैं, अचानक हम सीरियल देखते देखते बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि इसमें यही रोज़ दिखाता है, लेकिन अचानक ही या फिर मूवीज़ ही देखते हैं, अचानक ही एक सडन चेंज हो जाता है जिससे हम क्या हो जाते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये कैसे दिखा दिया। तो उसी को क्या बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुप्दी थिएटर उसे बोलते हैं। ओके, उसे क्या बोलते हैं? कुप्दी थिएटर। जहाँ भी अचानक सडन या सरप्राइजिंग एक्शन आ जाए जिससे हम एक्सपेक्टेशन ना लगाए हों और वो चीज़ें हमको अचानक से दिख जाए मूवीज़ या सीरियल वगैरह में या प्ले में, तो उसे बोलते हैं कॉप द थिएटर। अचानक से एक्शन को क्या कर दे? चेंज कर दे। नेक्स्ट, अ डैश इज अ लिटरेरी डिवाइस फीचरिंग टू कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स ऑफ पोइट्री दैट टिपिकली राइम एंड हैव द सेम लीटर। मतलब क्या करे कि एक लिटरेरी डिवाइस है जो 2 लाइन की होती है, पोइट्री में 2 लाइन की होती हैं और जो राइम और सेम राइम की होती हैं, सेम मीटर की होती हैं। तो पोइट्री में 2 लाइन्स की जो सेम राइम करे, सेम मीटर हो, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉपलेट बोलते हैं। कॉपलेट में 2 लाइन की होती हैं, दोनों लाइन सेम राइम करती हैं। ओके, ट्रिपलेट में क्या होता है? 3 लाइन होता है। स्टैंजा में 4 लाइन होता है, 4 लाइन की स्टैंजा को ही 4 लाइन की क्या बोलते हैं? स्टैंजा। और 4 लाइन की स्टैंजा को एक और नाम है, उसका क्या बोलते हैं? क्वाट्रेन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। ओके, नेक्स्ट, अब्राहम कावले इज नोन फॉर इन्वेंटिंग द मेट्रिकल फॉर्म। अब्राहम कावले जाने जाते हैं किस लिए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? काउलियन ओड को, ओड के लिए जाने जाते हैं क्योंकि काउलियन ओड इन्होंने ही इन्वेंट किया था। नेक्स्ट,
A report of something such as a political situation or system or a person's work or ideas that examines it and provides a judgment, especially a negative one. Such a report article is called. यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि किसी यहाँ पे कह रहा है किसी राजनीतिक स्थिति या व्यवस्था या किसी व्यक्ति के कार्य जैसे किसी चीज़ की रिपोर्ट जो इसकी जांच करती हो और एक निर्णय प्रदान करती हो, तो ये क्या हो जाता है, स्पेशली ये क्या होता है, स्पेशली यानी कि विशेष रूप से ये एक नकारात्मक होता है, उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिटिक। क्रिटिक मीन्स क्या होता है, आलोचना। क्या होता है, आलोचना। ओके, नेक्स्ट, द चॉइस एंड यूज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन स्पीच और राइटिंग इज कॉल्ड। मतलब कोई भी वर्ड्स या फ्रेज को अरेंजमेंट करना स्पीच में या राइटिंग में, उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्शन। क्या हो जाएगा, डिक्शन। नेक्स्ट, अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक, एक फोर्सफुल और एक कड़वा वर्बल अटैक हो अगेंस्ट समवन और समथिंग, किसी के अगेंस्ट, तो उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायाट्राइब। क्या हो जाएगा, डायाट्राइब। ओके, नेक्स्ट, a vowel sound in which the tongue changes position to produce the sound of two vowels। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वाउल साउंड जिसमें जो हमारी टंग होती है, दो वाउल साउंड के जो दो वाउल साउंड होते हैं उसमें हमारी जो टंग होती है वो क्या करती है, उत्पन्न करने के लिए स्थिति बदल देती है। मतलब क्या कह रहा है कि एक वाउल साउंड हो जिसमें जो टंग बदलती रहती है पोजीशन को, जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो वहाँ पे हमारी जो पोजीशन होती है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है, उसकी स्थिति ही बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डिप्थोंग्स। क्या हो जाएगा, डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स मीन्स क्या होता है, संयुक्त स्वर। क्या होता है, संयुक्त स्वर। ओके, नेक्स्ट, The first version of the poem Regulation and Independence 1802 was written under the title। जो फर्स्ट वर्जन था इस पोएम का रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस, ये 1802 में लिखा गया था, किस टाइटल के अंडर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीज गैदरर। ओके, नेक्स्ट, इन विच पोएम बर्न्स एंड चैटरटन आर मेंशन। किस पोएम में रॉबर्ट बर्न्स और थॉमस चैटरटन को मेंशन किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस। इसमें इन्होंने, वर्ड्सवर्थ ने इन दोनों को भी मेंशन किया है, इनका नाम मेंशन किया है। ओके, नेक्स्ट, द लाइन मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर्ट इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइनें हैं ये कहाँ से ली गई हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू मिल्टन लंदन 1802 से ली गई ये लाइनें। और किसने लिखा है इसको, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया में कितने चैप्टर्स हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 24। कितने चैप्टर्स हैं, 24। नेक्स्ट, बायोग्राफिया लिटरेरिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बायोग्राफिया लिटरेरिया को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट क्या है, चैप्टर 1 to 13। फर्स्ट पार्ट है चैप्टर 1 से लेके 13 तक, एंड पार्ट सेकेंड चैप्टर 14 to 24, और सेकेंड पार्ट है 14 से 24 तक। फ्रॉम चैप्टर 1 to 13 कॉलरिज टॉक्स अबाउट। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो 1 से लेके 13 के बीच में जो चैप्टर है, कॉलरिज ने किसके बारे में बात की है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन की बात की है उन्होंने। पहला ही हो जाएगा, किसमें, 1 से लेकर 13 तक जो चैप्टर है उसमें उन्होंने किसके बारे में बात की है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन के बारे में बात की है। नेक्स्ट, चैप्टर 14 to 24 ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरी इज अबाउट। अब 14 से लेकर 24 तक जो चैप्टर इनका है बायोग्राफिया लिटरेरिया का, इसमें उन्होंने किसके बारे में बात की है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड शेक्सपियर के बारे में बात की है। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट,
हाउ मेनी चैप्टर्स ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया हैव बीन डिवोटेड टू मेयर फिलोसफाइजिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया का कितने चैप्टर केवल दार्शनिक लोगों को डिवोट किया गया है। फिलोसफाइजिंग मीन्स क्या होता है, दार्शनिक, क्या होता है, दार्शनिक। तो यहाँ पे कह रहा है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया के कितने चैप्टर्स केवल फिलोसफाइजिंग को डिवोट किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी 16। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 16। नेक्स्ट, विच फ्रेंड ऑफ कॉलरिज ऑफर्ड हिम मनी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया। कॉलेज का कौन सा दोस्त है जिसने उन्हें ऑफर किया था किसके, पैसे के लिए, बायोग्राफिया लिटरेरिया के पब्लिकेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सी, जे.के. गुच ने किया था, जे.के. गुच। नेक्स्ट, एक मिनट, इसका क्या हो जाएगा, सही है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज द टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय जॉन फ्लेचर एंड। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर एक टर्म है जिसको अप्लाई किया गया था कॉमिक ड्रामा के, और लिखा गया है जॉन फ्लेचर, और कौन लिखा है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेन जॉनसन। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो आपका है ये बेन जॉनसन और जॉन फ्लेचर दोनों ने ही लिखा है। नेक्स्ट, हु एक्सप्लेन हिज कैरेक्टर फार्मूला इन द इंट्रोडक्शन ऑफ हिज वर्क दस। किसने एक्सप्लेन किया है अपने कैरेक्टर फार्मूला को, किसमें, अपने वर्क के इंट्रोडक्शन में। सम वन पिक्यूलियर क्वालिटी डोथ सो पजेस अ मैन दैट इट डॉथ ड्रॉ ऑल हिज अफेक्ट हिज स्पिरिट्स एंड हिज पावर्स एंड दियर कन्फ्लेक्शंस ऑल टू रन वन वे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, बेन जॉनसन इन एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर में इन्होंने ही किया है। नेक्स्ट, कॉमेडी ऑफ एंट्री ओरिजिनेटेड इन द कंट्री। कॉमेडी ऑफ एंट्री जो है ये किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन में। क्या हो जाएगा, स्पेन में। 94 का क्या हो जाएगा, स्पेन। नेक्स्ट, कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिवाइव्ड इन फ्रांस बाई। आगे क्या कह रहा है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो फ्रांस में रिवाइव्ड हुआ है, मतलब पुनः जन्म हुआ उसका, किसके द्वारा, किसने किया था। तो किसने किया था, मोलेरे ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही मोलेरे ने किया था। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को फ्रांस में दोबारा से रिवाइव्ड किसने किया था, मोलेरे ने। रिवाइव मतलब क्या होता है, पुनर्जीवित, यानी कि पुनर्जन्म। नेक्स्ट, 96 का देखते हैं। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इंग्लैंड में फ्लरिश हुआ था कब, कौन सी एरा में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिस्टोरेशन एरा में, मतलब रिस्टोरेशन एज में कॉमेडी ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। कॉमेडी ऑफ मैनर्स ये इंग्लैंड में फ्लरिश तो हुआ था, लेकिन किस एज में फ्लरिश हुआ था, रिस्टोरेशन एज में। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895 बाय ऑस्कर विल्ड सेटायरिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ही है, द सेक्सुअल हिपोक्रेसिस ऑफ विक्टोरियन मोरालिटी। नेक्स्ट, विलियम वॉशरली, विलियम कॉन्ग्रीव, ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड रिचार्ड ब्रिंसले शेरिडन आर द राइटर ऑफ। ये सारे राइटर कहाँ के हैं, मतलब कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के हैं कि मैनर्स के सिचुएशन के हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के सारे राइटर हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में ये सारे राइटर आते हैं। नेक्स्ट, द टर्म कॉमेडी ऑफ मीनस। क्या है, द टर्म कॉमेडी ऑफ मीनस। ये जो टर्म है कॉमेडी ऑफ मीनस विच ब्रिटिश ड्रामा क्रिटिक इरविंग वार्डले बेस्ड ऑन द सब टाइटल ऑफ लुनेटिक व्यू अ कॉमेडी ऑफ मीनस 1958 बाय डेविड कैम्पटन इज अ जोकुलर प्ले ऑन वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम द। क्या कह रहा है कि ये जो शब्द है कॉमेडी ऑफ मीनस, जिसमें ब्रिटिश ड्रामा के जो क्रिटिक हैं इरविंग वैडल लुनेटिक व्यू के जो सब टाइटल पर आधारित है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डेविड कैप्टन द्वारा की गई कॉमेडी ऑफ मीनस है जो 1958 में आई है,
उससे जो प्राप्त शब्दों पर एक मजाकिया क्या है, नाटक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। वो क्या है, एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। ओके, नेक्स्ट, अ फैंसीफुल इमेज आर स्टार्टलिंग कंपैरिजन शोविंग डिसिमिलर सिमिलैरिटी इज कॉल्ड। क्या कह रहा है कि भिन्न समानता दिखाने वाली जो काल्पनिक छवि होती है या चौंकाने वाली तुलना क्या कहलाती है। जो भिन्न मतलब क्या कह रहा है कि अ फैंसीफुल इमेज समान मतलब भिन्न समानता दिखाने वाली काल्पनिक छवि या चौंकाने वाली कंपैरिजन को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसीट। क्या हो जाएगा, कंसीट। नेक्स्ट, यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं ग्रामर के, जो हमने कल वीडियो में पढ़े थे, जो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे, वही यहाँ पे फिर से सारे यहाँ पे आई डोंट नो क्यों रिवीजन हो गए हैं। बुक में तो सारे ही रिवीजन हैं यहाँ पे। लास्ट वीडियो में हमने सब पढ़ा था, तो हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसको, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में इसको, इस ग्रामर को। ओके, अब आया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। आई हैव अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेगासिटी। हम डायरेक्ट आंसर पे ही चलते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में अच्छे से इसको, तो हम डायरेक्ट इसको पढ़ते चले जाते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। एम्बिशन मीन्स क्या होता है यहाँ पे, महत्वाकांक्षा। टेम्परामेंट मीन्स क्या होता है, स्वभाव। क्या होता है, स्वभाव या मिजाज, अगर उर्दू में बोलेंगे तो इसको मिजाज। ओके, इन्वॉल्वमेंट मीन्स क्या होता है, भागीदारी। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या था, पहला ही दूसरा ही था, सेगासिटी। नेक्स्ट, चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अलर्ट। अलर्ट मीन्स क्या होता है, चौकन्ना, चौकस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वॉचफुल। नेक्स्ट, चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। टू लूज फेस। टू लूज फेस मीन्स क्या होता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बी। टू बी ह्यूमिलिएटेड, अपमानित होना। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है यहाँ पे, अ मैन ऑफ ऑड हैबिट, एक मैन जिसके ऑड हैबिट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक मीन्स क्या होता है, सन की या पागल टाइप का। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। लैक ऑफ एनफ ब्लड, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी होती है उसे क्या बोलते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनीमिया। एनीमिया की बीमारी हो जाती है जिसको खून की कमी होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे एंग्विश का एंटोनिम बताना। एंग्विश मीन्स क्या होता है, पीड़ा। हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, एंग्विश मीन्स क्या होता है, पीड़ा। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंफर्ट। कंफर्ट मीन्स क्या होता है, आराम। बाकी सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, असिस्टेंस। असिस्टेंस मीन्स क्या होता है, सहायता। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मीन्स क्या होता है, विरोध या प्रतिरोध। ओके, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम। यहाँ पे ऑनरेस का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एंटोनिम ही है। तो ऑनरेस मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा टफ, कष्टदायक। तो इजी मीन्स क्या होता है, आराम। नेक्स्ट, यहाँ पे भी रेलिंक्विश का बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, रेलिंक्विश मीन्स क्या होता है, त्यागना। त्यागना, तो इसका क्या हो जाएगा, पजेस। पजेस मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना या धारण करना। डिनाई नहीं होगा। एब्डिकेट मतलब भी त्यागना होता है। यहाँ पे 3 मीनिंग है रेलिंक्विश का, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। रेलिंक्विश मीन्स त्यागना होता है, एब्डिकेट मतलब भी त्यागना होता है, रिनाउंस मतलब भी त्यागना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये सब हो चुका है लास्ट वीडियो में। हरिंग अलोंग द रोड अ पैसिव बस नॉक्ड हिम डाउन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट, द पीपल लिविंग इन सिटीज आर प्रोन डैश अमेशिंग कंज्यूमर गुड्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट, वी मस्ट ट्राई डैश क्रिएट बेटर एंड सेफर अर्बन लाइफ। तो यहाँ पे हमको प्रेपोजिशन फिल करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाई मी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पहला ही हो जाएगा, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद।
विश यू अ हैप्पी बर्थडे जॉन सेड टू मी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी, जॉन विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करना आपको, यहाँ पे नरेशन है ये आपका डायरेक्ट। तो द जियोलॉजिस्ट सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, द जियोलॉजिस्ट टोल्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एबहॉर। एबहॉर मीन्स क्या होता है आपका नफरत करना, घृणा करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर एंटोनिम पूछा है तो लव, ये सारे इसी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। हेट और डिस्पाइज मतलब भी नफरत करना, घृणा करना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम्स आर ऑफ जनरल नेचर वाइल ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक। नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेक्स्ट्रेस। डेक्स्ट्रेस मीन्स क्या होता है, निपुण। क्या होता है यहाँ पे, निपुण। तो इनकॉम्पिटेंट मीन्स होता है अयोग, डल मीन्स नीरस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्किलफुल। स्किलफुल मतलब भी होता है निपुण। नेक्स्ट, अ शॉर्ट स्टोरी शुड बी फिनिश। ए शॉर्ट स्टोरी फिनिश होनी चाहिए, वन सिटिंग में ही फिनिश होनी चाहिए। नेक्स्ट, ही डज, यहाँ पे आपको करना है, भरना है, अंडरलाइन करना है। ही डज अनपेड वर्क फॉर द रेड क्रॉस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑनरेरी। नेक्स्ट, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द गिवन। अशेल। अशेल मीन्स क्या होता है, आक्रमण करना, हमला करना। अशेल मीन्स क्या होता है, आक्रमण करना। तो यहाँ पे स्विम तो होगा नहीं, फ्लाई नहीं होगा, डिफेंड नहीं होगा। डिफेंड मीन्स बचाव करना होता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अटैक, क्योंकि सिनोनिम पूछा था। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम प्लॉजिबल। प्लॉजिबल मीन्स क्या होता है, मुमकिन। तो इसका सिनोनिम बताना था, तो बिलीवेबल। बिलीवेबल मीन्स क्या होता है, मुमकिन। अनबिलीवेबल तो होगा नहीं। प्रॉब्लमैटिक, समस्यात्मक, ये होगा नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, यहाँ पे भी हमको बताना है, सिनोनिम्स बताना है। गार्निश। गार्निश मीन्स क्या होता है, सजाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू अडॉर्न। अडॉर्न मीन्स क्या होता है, सजाना या शोभा बढ़ाना। नेक्स्ट, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है, ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। नेक्स्ट, अगले देख लेते हैं। यहाँ पे 125 का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएट यहाँ पे फिल करना है आपको। द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक दैट ग्रीवेंसेस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बी, लुक इनटू। लुक इनटू मीन्स क्या होता है, छानबीन करना, जांच करना। ओके, तो ये थे 125 क्वेश्चंस। ग्रामर यहाँ पे फिर से वही रिपीट हो गए हैं, बुक में ऐसे ही रिपीट है। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे लिटरेचर के, और आपने कितने सही किए लिटरेचर में क्वेश्चंस। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, देना ना भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।